बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी में यूनियन को स्टडी किया था, वो एडिशन लॉ था। और आज हम ये देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें इंटरसेक्शन होगा। दो कंसेप्ट हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स और दूसरा डिपेंडेंट इवेंट्स। If the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of the second event, then these events are called independent events. एक इवेंट का वाक़या होना या ना होना दूसरे पर उस पर असरअंदाज ना हो, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, if a probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B, then A and B are independent events. So mathematically, let A and B be any two events, and if probability of A intersection B equals to probability of A into B, यदि ये कंडीशन आप देखेंगे, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। अगर दो के बजाय तीन हो जाए तो हम उसको इंटरसेक्शन ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उनकी प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की इक्वल आती है, तो हम उसे कहेंगे दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। Theorem: if A and B are two independent events in a sample space, then show that A and B complement are independent. Second, A complement and B are independent. Third, A complement and B complement are independent. Since A and B are independent, therefore probability, अगर ये देखें A और B अगर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट एग्जिस्ट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रोडक्ट के इक्वल है, राइट। अब हमें ये प्रूव करना है कि A और B कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है। अगर हम इनकी इंटरसेक्शन को इनकी प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट कर दें तो बाय रूल हम ये कह सकेंगे कि A एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। क्लियर हो रहा है कि अगर ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन अगर उनकी प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के इक्वल हो तो हम कहते हैं ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। अब हमारे पास दो इवेंट्स हैं, पहले पार्ट में A और B कॉम्प्लीमेंट, A एंड B कॉम्प्लीमेंट। आप A एंड B कॉम्प्लीमेंट को प्रीवियस थ्योरम की मदद से हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। और ये अभी हमने देखा कि क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट हैं इसलिए इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को A प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके। और इनमें से आप कॉमन ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन लिया, अब हमारे पास रिमेनिंग है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। सो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को प्रोडक्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। सो हेंस A एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि ये A और B कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम प्रूव कर सकेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो उसको बिल्कुल उसी डेफिनेशन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज, आप बगैर कॉम्प्लीमेंट के जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी में से आपने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट
की मदद से हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ए और बी आपको गिवन है, दे आर इंडिपेंडेंट, so the probability of their intersection can be written as the product of their probabilities, like probability of A into probability of B, and here probability of B can be taken as a common. So probability of B into 1 minus probability of A, and you know the probability of 1 minus probability of A equals to probability of A complement. So we succeeded in converting the probability of A complement intersection B into the product of probability of A complement into probability of B. Hence we can say that A complement and B are independent. Okay, so if A and B are independent, then A complement and B are also independent, and likewise A and B complement also independent. And now we have to prove that A complement intersection B complement probability can also be written as the probability of A complement into probability of B complement. And you know the De Morgan's law, the complement of each with intersection can be converted into the whole complement of the two events with union. So A complement intersection B complement equals to A union B whole complement. Okay, and this probability of A complement intersection B complement, we are going to convert this probability into the product of these two events with complements. Probability of A complement intersection B complement can be written as probability of A union B whole complement with the help of De Morgan's law. So A complement intersection B complement is converted into A union B whole complement with the help of De Morgan's law. Okay, अब आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट है, A यूनियन B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 minus A union B, probability of A union B. अब probability of A union B can be written as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay, probability of A, क्योंकि ये आपके पास यूनियन का रिजल्ट है, आपके पास probability of A union B का, for any two events A and B, the probability of A union B can be written as in the form of probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब क्योंकि being independent, यहाँ आप लिखेंगे कि since A and B are independent, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हैं इसलिए हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इनकी प्रोडक्ट में. ओके, सो ये स्टेप इसलिए हमने किया है यहाँ तक कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आप प्रोडक्ट में बदल सकते हैं. देन ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, 1 minus probability of A minus probability of B plus probability of A into probability of B. ओके, और उसके बाद आप इस तरह से इनमें आप अगर आप ये देखें कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इतना रिजल्ट ये किसके इक्वल आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट के हम इसको लिख सकते हैं. और या आप देखें इसी रिजल्ट को आप यूं भी लिख सकते थे कि इसको ऐसा लिखें, ये देखें इसको आपने ऐसा लिखा. ओके, और यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, और ये आपने इसको कॉमन ले लिया. सो अगेन आप इसमें से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है उसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, आप इसके बाद ये स्टेप कर सकते हो यूं
ठीक है, यानी 1 माइनस, आपको समझ आ रही है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें, तो ये आपके पास रिमेनिंग होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर वही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हुआ है, इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हमने इसको कन्वर्ट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। अब बेटा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे पूछें, कोई आपका क्वेश्चन, कोई बात ना समझ आ रही हो तो प्लीज आप यहाँ पूछें मुझसे, फीडबैक दें, क्या यहाँ तक समझ आ गई आपको। अगर इंडिपेंडेंट हो तो हम लिखते हैं कि उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, और यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट, A and B complement are also independent in case of A and B are independent, and similarly A complement and B complement are independent if A and B are independent. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, शाबाश। अब जैसे हमने अभी स्टडी किया कि इंडिपेंडेंट, और सेकेंड टाइप डेफिनेटली बननी चाहिए डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है कि एक इवेंट के होना या ना होने का असर दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर ना पड़े, वो थे इंडिपेंडेंट। और इस केस में हम पढ़ने लगे हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में होता है कि एक इवेंट का करना या ना करना दूसरे पर इफेक्ट हो रहा हो, उसके अकर होने या ना होने पर असर अंदाज हो, तो हम उसे कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। इफ occurrence or non-occurrence of one event does affect, इन्हें असरअंदाज करे, असरअंदाज हो, does affect the occurrence or non-occurrence of second event, then these events are called डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इसे ठीक कर लें, डिपेंडेंट इवेंट्स उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट में नो डाउट हम इसको इस तरह से लिख सकेंगे मैथमेटिकली कि उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। इंडिपेंडेंट केस में इक्वल थी, अब इसमें इक्वल नहीं है तो फिर किसके इक्वल है, और फिर ये रिजल्ट है उसका, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। ये ऐसे पढ़ेंगे, B गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, यानी A की मौजूदगी में प्रोबेबिलिटी B वो अफेक्ट करेगी, वो चेंज आएगी। ठीक है, तो अच्छा ऐसे ही हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A। अब फर्स्ट इवेंट A हो सकता है या फर्स्ट इवेंट B हो सकता है। अगर आपका फर्स्ट इवेंट B है तो फिर उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी पहले B अकर कर चुका है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद B गिवन, पढ़ेंगे आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने सेकंड इवेंट की फाइंड करनी है, और ये ऑलरेडी अकर कर चुका है। जो गिवन में होता है उसका मतलब होता है कि दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। इफ A occurred then probability of B,
If B occurred, then probability of A. These two probabilities, probability of A given B and probability of B given A, are called conditional probabilities. Note, read as probability of A given B. इसको पढ़ना है ऐसे बेटा, probability of A given B. और इसको कैसे पढ़ेंगे? probability of B given A. इसको यूं पढ़ेंगे आप. ये थे आपके पास दो इवेंट्स. अगर आपके पास तीन इवेंट्स हो तो फिर इसका फॉर्मेट समझ लें कि जो फर्स्ट इवेंट है उसको ऐसा लिखेंगे, A probability of A intersection B intersection C, then probability of this equals to probability of A into probability of B given A. यानी ऑलरेडी जो इस B जब अकर कर रहा है तो उससे पहले A अकर कर चुका है, तो probability of B given A. जब आप C की बात करेंगे, जब आप probability of C लेंगे, तो ये आपको मेंशन करना होगा कि पहला और दूसरा इवेंट जो A और B की फॉर्म में है वो अकर कर चुका है. गिवन A इंटरसेक्शन B, तो जैसे जैसे ये इवेंट पिछले अकर करते जाएंगे वो इंटरसेक्शन के साथ गिवन में आते जाएंगे. अब अगर आपके पास 4 इवेंट्स आ जाएं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो पहला कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, ओके, B गिवन A, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C. इसमें क्या होंगे? A गिवन A इंटरसेक्शन B, ये गिवन में आ जाएंगे. और यूं ही हम इसको देखेंगे कि अगर आपका फोर्थ इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपने फाइंड करनी है तो आपको पिछले इंफॉर्मेशन देनी होगी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. So probability of A into probability of B given A, probability of C into given A intersection B, probability of D given A intersection B intersection C. हो रहा है बेटा? अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं, D से आगे अगर मैं इसे फर्ज करें D से भी यूं मैं इसको E तक ले जाऊं, लेट्स से ये हमारे पास E है, तो एक और हमारे पास इस तरह से बनेगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ क्या आएगा? E, और एक इंटरसेक्शन हमारे पास विद E आ जाएगा. ठीक है, एक इंटरसेक्शन हम इजाफी लेंगे यहाँ, और ये होगा D के साथ. ये 4 event already occurred, then probability of E. 3 events already occurred, then probability of D. 2 events A and B already occurred, then probability of C. ये conditional probabilities हैं. और इसी तरह से probability of B given A. जो इससे पहले अकर करते जाएंगे उसको हम गिवन में लेकर आएंगे. अब ये भी नोट कर लें, जब आपके पास इंटरसेक्शन होता है तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, A इंटरसेक्शन B, आप जस्ट A भी लिख लें तो भी इंटरसेक्शन इससे मुराद होता है. ये आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है. ये सिमिलरली अगर आपके पास 4 हैं A B C इंटरसेक्शन के साथ, तो आप इसको लिख सकोगे A B C D. और नोट कर लें, अगर ये इंडिपेंडेंट हो फर्ज कर लें, तो फिर क्या होना है? B गिवन A प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल आ जाएगा. जब आपके पास दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये बात नोट करने वाली कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इक्वल आ जाए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A B के बराबर हो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, then A and B are independent events. या आप ऐसे लिख सकते हो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B उनकी प्रोडक्ट के इक्वल हो तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इस बात की समझ आ रही है कि अगर इसका इफेक्ट ना पड़े, यानी गिवन B का इफेक्ट A पर ना हो, उससे कोई चेंज ना आए,
तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और अगर ये सूरत हाल भी हो तब भी हम इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर बी की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट ना आ रहा हो एक ए के पहले वाक़या होने का, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। तो ये दो कंडीशंस आपने थ्रू आउट याद रखनी है इंडिपेंडेंट के लिए कि अगर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो तो हम उसे कहेंगे दे आर इंडिपेंडेंट। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे सामने। एग्जांपल नंबर 1, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब हम कहते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड तो फौरन हमें ज़हन में आता है इसका सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस एच 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 टी टी एच एंड टी टी। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा जाएगा उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और जो गिवन में होगा वो उसको हम एक गिवन का साइन लगाकर बाद में लिखते हैं। सो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड रिजल्ट्स। ये टू हेड रिजल्ट्स जो हैं ये इसकी बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और इसको हमने कह दिया, फर्ज किया, उसको कहा ए टू हेड्स अपीयर, और जो गिवन में आ रहा है गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन हेड, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी मौजूदगी में हमें प्रोबेबिलिटी टू हेड्स की फाइंड करनी है। ओके, बी कैन बी रिटन एज अ इवेंट एट लीस्ट वन हेड। So n of s is 4 sample points. A sample points are 2 heads, mean 1 sample point HH. So probability of A is without condition is 1 by 4. And B at least one head. At least one head में आपके पास है HT, TH and TT, और इसकी probability अगर कैलकुलेट कर लें तो वो 3/4 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस पे आपने फोकस करना है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B divided by probability of B। अब हमारे पास probability of A intersection B है 1/4, ये हमने 1/4 लिखा, और divided by 3/4, 4 से कैंसिल होने के बाद अब आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1/3। अब देखें यहाँ चेंज आ रही है, probability of A आपके पास है 1/4 और probability of A given B है 1/3। so they are not equal, they are not independent। अगर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 20 के इक्वल आ जाती तो हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है, और जैसा कि आपने देखा कि ये इक्वल नहीं आ रही, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है 1/3। और सिमिलरली हम इसको ये भी अगर क्वेश्चन हो बी गिवन है तो उसको भी प्रोबेबिलिटी हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक फॉर्मेट हमारे पास मिल गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। A man tosses two fair dice. Two fair dice means this is sample space. What is the conditional probability that sum of two dice will be 7? Sum of two dice is 7. ये हमारे पास एक ए इवेंट हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, सम इज 7। सम 7 में आप जानते हो कि ये 6 केसेस बन जाते हैं, 1 6 2 5 3 4 4 3
5 2 एंड 6 1। गिवन दैट, ये आपने गिवन में रखने हैं। पार्ट 1 सम इज ऑड, और सम ऑड में आप देखें ये सारा आपके पास सम इज ऑड। ऑड क्या कि अगर हम इनको जमा करें तो ऑड नंबर मिले। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ए गिवन बी। और इसका अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में जो गिवन है वो है द सम इज ग्रेटर देन 6। द सम इज ग्रेटर देन 6। सम ग्रेटर देन 6 में आपका सी हमने इसको फर्ज कर लिया, सम इज ग्रेटर देन 6। ये वो तमाम आउटकम्स हैं जिनका सम ग्रेटर देन 6 है। यानी 6 1 ये 7 आता है सम। ये पहली जो आपके पास एक डायगोनल सा बन रहा है वो सम 7 के लिए है। सेकंड जो है वो सम 8 है, देन 9 सम है, देन 10 है, 11 एंड 12। ये सम ग्रेटर देन 6 में आ रहे हैं सारे। और इनको अगर आप सी में आप चेक कर लेंगे कि कितने इसके अंदर पॉइंट्स हैं, उसको काउंट कर लिया जाएगा। और बी आप इसी तरह एक और पार्ट है, 2 डाइस हैव द सेम आउटकम। ठीक है, तो ये तमाम इवेंट्स को हमने पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है कि सम 2 सेम आउटकम, 2 डाइस हैड सेम आउटकम। सेम आउटकम क्या होते हैं? 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 सेम आउटकम। अब हम इन्हीं से हम क्वेश्चन लेते जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यूँ हमने फाइंड कर लिया। इनको हमने काउंट कर लिया, उनके सैम्पल पॉइंट्स को, जितने जितने सैम्पल पॉइंट्स हैं उसको डिवाइड कर दिया 36 के साथ, एन ऑफ एस के साथ। सो इस तरह से बाद में हमने तीनों पार्ट्स के लिए इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर ली है। ए इंटरसेक्शन बी, उसके पॉइंट्स हमने लिख लिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। और अब हम इसकी डेफिनेशन जो हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वो अप्लाई कर देंगे। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इनकी इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई जो गिवन में होगा वो उसकी डिवाइजर में उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस डिवाइड इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने पीछे हमने इनको कैलकुलेट कर लिया हुआ है, इनके फाइंड आउट कर लिए हुए हैं, तो उनकी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे यहाँ। सेकेंड पार्ट में था ए गिवन सी, एक यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी, तो उसके हम इस तरह से इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी, अब हम डी के साथ इस तरह से इंटरसेक्शन ले लेंगे प्रोबेबिलिटी, और डी की प्रोबेबिलिटी उससे डिवाइड कर देंगे। तो यूं 3 पार्ट्स हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको दोबारा देख लें इसी क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास 2 डाइस हैं, उसको रोल किया तो सैंपल स्पेस एस बन गया। अब एक प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, सम इज 7, उसको ए डिक्लेयर कर लिया। और बाद में 3 पार्ट्स दिए हैं गिवन में। एक पार्ट के लिए सम इज ऑड, सम ऑड के लिए एक आपने बी इवेंट डिक्लेयर कर लिया। सम इज ग्रेटर देन 6 के लिए सी आपने इवेंट बना लिया। और इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है, द 2 डाइस हैड द सेम आउटकम, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसके लिए हमने इसका नाम रखा डी। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, और एक ये चीज़ फाइंड करनी है। सेकंड हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, अब सी होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये इसे फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए गिवन डी। राइट, तो ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सो इसके लिए आपको ए रिक्वायर्ड है, बी रिक्वायर्ड है, सी और डी।
और ए इंटरसेक्शन बी रिक्वायर्ड है, ए इंटरसेक्शन सी रिक्वायर्ड है, ए इंटरसेक्शन डी रिक्वायर्ड है, तो आपने इनके सैम्पल स्पेस से इन इन आउटकम्स के आउटकम्स इन इवेंट्स के आउटकम्स हमने लिख लेने, और यहाँ से हम उनकी इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी, और बाद में एंड पर हमने इनकी डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हमने इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। ओके, चल यहाँ तक आप प्लीज़ बताएं बेटा कि क्या आपको ये दो एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ आ गई है? कोई मज़ीद टाइम चाहिए आपको, कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ आप यहाँ पॉइंट आउट करें, माइक ऑन करें और मुझे बताएं प्लीज़। क्या ये एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है? ए एंड डी वो सब बता दो। सॉरी किसका? वो जीरो को या वो एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी वाला जो है ना वो बता। ए एंड डी, ये जो थर्ड पार्ट है ना ये थोड़ा सा डिटेल में बता। जी बेटा सॉरी दोबारा क्वेश्चन करना। ए एंड डी, इसका थर्ड पार्ट बता। हाँ डी में ना सेम नंबर आ रहे हैं और ए और डी में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए आपके पास है सम इज 7, अब सम 7 में गौर करें, कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जो सेम नंबर हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगर नहीं है तो फिर वो एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है ना? ये देखिए हाँ, जब एम्प्टी उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हुई तो वो ज़ीरो बन गई। ए इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, और ज़ीरो प्रोबेबिलिटी की वजह से इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई है। जी और कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर है सर? ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 को अब नेक्स्ट पेज पर ले गए हम। ये एग्जांपल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पोकर हैंड contains exactly 3 aces given that it contains at least 2 aces। aces देखें, आपने इसकी कार्ड्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से कर लेनी है, aces and others। aces 4 हैं, there are 4 aces and remaining cards are 48, total are 52। पोकर कहते हैं, पोकर हैंड 5 कार्ड्स को, पोकर हैंड कंटेन्स 5 कार्ड्स, ठीक है? ये आपको याद रखना है। एक ब्रिज हैंड होता है, ब्रिज हैंड में 13 कार्ड्स होते हैं, पोकर हैंड्स में 5 कार्ड्स होते हैं, यानी हर प्लेयर के पास 5 कार्ड्स होंगे। पोकर हैंड यानी यूं समझ लें, यूं कह रहा है इन अदर वर्ड्स कि 5 कार्ड सेलेक्ट किए गए हैं। व्हाट इज द probability that randomly selected poker hand, यानी 5 cards are drawn, ये मतलब है इसका। और इसमें 2 इवेंट्स हैं, exactly 3 aces, 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। देखिए टू बी सिलेक्टेड ऐसे लिखा हमने, टू बी सिलेक्टेड 5 कार्ड्स, और एन ऑफ एस क्या बनेगा, एक कार्ड से अगर ज़्यादा ड्रा करने हो तो फिर वो कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि 5 कार्ड्स ड्रा किए गए, सिलेक्ट किए गए, तो 52C5 को आप इस तरह से कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है? या आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या इस तरह से डेफिनेशन यूज़ करते हुए मैनुअली भी कर सकते हो। पहला है जिसकी प्रॉपर्टी हमें फाइंड करनी है, एग्जैक्टली 3 एसेस, उसको ए डिक्लेयर कर लिया। फिर जो गिवन में है एग्जैक्टली 3 एसेस, ए हमने कहा, और बी जो गिवन में है वो है एटलीस्ट 2 एसेस, और इन दोनों की इंटरसेक्शन अगर लें, एग्जैक्टली 3 एसेस
और एटलीस्ट 2 एसेस में जो इसकी इंटरसेक्शन आती है वो है 3 एसेस, एग्जैक्टली 3 एसेस। इसकी समझ आई आपको? एग्जैक्टली 3 एसेस एक है, और एक बी जो इवेंट है वो है एटलीस्ट 2 एसेस। इसका मतलब है 2 आर सर ये इंटरसेक्शन 3 किस आर 4 एसेस। ये बन गया ना इसका मतलब एटलीस्ट 2 एसेस। अब 3 एसेस और ए इवेंट है 3 एसेस, और बी आपके पास है एटलीस्ट 2 एसेस। एटलीस्ट 2 एसेस का ये मतलब होता है 2 एसेस और 3 एसेस और 4 एसेस। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन 3 एसेस बन जाती है, एग्जैक्टली 3 एसेस। जी कुछ पूछना था आपने? सर ये ए एंड बी की किस तरह से केस आ गई? उसकी 3 है, उसकी 2 से 4 तक की है, तो ए एंड बी किस हाँ, तरह 3 एग्जैक्ट आ गया? जो बी है ना वो एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट के अंदर छुपा हुआ है ना एटलीस्ट 2। टोटल एसेस 4 होते हैं 52 कार्ड्स में, टोटल एसेस कितने होते हैं? 4। तो एटलीस्ट 2 एसेस यानी यस जिसने 5 कार्ड्स पकड़े हुए हैं पोकर हैंड की शक्ल में, उसके पास कम अज कम 2 एसेस हैं। इसका मतलब है या 2 हैं उसके पास एसेस, या 3 हैं, या 4 हैं। 4 से ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल 4 हैं। तो इसलिए एटलीस्ट 2 एसेस का मतलब बना 2 एसेस आर 3 एसेस आर 4 एसेस। अब आपके पास ए है 3 एसेस, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या हुई? 3 एसेस। कॉमन पॉइंट क्या हुआ? ओके 3 एसेस। अब इनकी हम बारी बारी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी होगी। इन दोनों की रेशियो ले लेंगे तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब देखिए एटलीस्ट 2 एसेस में ये केस बन जाता है ना, 2 एसेस 3 एसेस और 4 एसेस, इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लिया जाता है। अब इस सिनेरियो में हम लिखेंगे 2 एसेस यानी 5 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड 2 aces in 5 cards. Probability is this 4c2। 4 कैसे आ गया? क्योंकि एसेस 4 हैं टोटल। जो हमने कार्ड्स की क्लासिफिकेशन की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, वो एसेस के हिसाब से 4 है। इसमें से 2 एसेस हों, ये आ जाता है 2 एसेस, और टोटल हमें 5 कार्ड्स रिक्वायर्ड है। तो बाकी रिमेनिंग कार्ड्स है 48, और 48 में से 3 कार्ड्स आपको मिलने हैं। तो इसका मतलब ये वो तमाम पॉसिबिलिटी है जिसमें कि 5 कार्ड्स में 2 एसेस हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को इस तरह से लिखा जाएगा, और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, और एन ऑफ एस यू नो 52c5। सिमिलरली 3 एसेस के लिए क्या आएगा? 4c3, यानी 3 आउट ऑफ 4 एसेस में से 3 एसेस इस तरह से लिखा जाएगा 4c3, रिमेनिंग आर 48, so 48c2, okay, divided by n of s is 52c5, and 4 aces 4c4, रिमेनिंग में से कितने कार्ड आने चाहिए आपका पोकर हैंड बनने के लिए? 1, यानी 48c1 डिवाइडेड बाय 52c5। सो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली एटलीस्ट 2 एसेस की, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 एसेस। आगे इसकी कैलकुलेशन है, आगे इसकी आप कैलकुलेटर की हेल्प से और इसको फार्मूला अप्लाई करके इसकी कंप्यूट कर लेते हैं। तो वो ये बन गया आपके पास 0.04। अब आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, और इंटरसेक्शन आपने समझा हुआ है कि 3 एसेस, ये जो 3 एसेस है इसको टेकअप कर लेंगे हम, ठीक है। ये 3 एसेस को, ये वाला हम पार्ट जो है इसको उठा लेंगे, ओके। ये वाला पार्ट 3 एसेस, ये देखें, ये 3 एसेस, एग्जैक्टली 3 एसेस,
उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाली। और ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ओके, और ये आपका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी हमें ये कहा गया था फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 एसेस गिवन दैट एट लीस्ट 2 एसेस। बी आपके पास एट लीस्ट 2 एसेस है और ए आपके पास एग्जैक्टली 3 एसेस। सो दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी according to the formula can be written as probability of A intersection B divided by probability of B। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये मिल गई आपको, और अब आपने इसकी रेशियो ले ली है। ओके, यूं हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी फाइंड आउट कर ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मज़ीद मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पोकर हैंड, और पोकर हैंड की जब बात होती है तो उससे मुराद होता है कि आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। 5 कार्ड्स आर टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड आर 5। इसके अंदर 2 इवेंट्स बनाए जाते हैं, एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होती है और दूसरा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होती है। अब ए हमने डिक्लेयर कर लिया जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एग्जैक्टली 3 एसेस, और बी हमने कहा एटलीस्ट 2 एसेस। बी डिक्लेयर कर लिया एटलीस्ट 2 एसेस। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 एसेस और 3 एसेस और 4 एसेस, इन दोनों की इंटरसेक्शन बनती है 3 एसेस। और ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 एसेस में 2 एसेस और 3 एसेस और 4 एसेस, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी क्लासिफिकेशन से कैलकुलेट कर ली, क्योंकि आपके पास टोटल कार्ड्स हैं 52 और उनमें 4 एसेस हैं, 4 एसेस, और रिमेनिंग है आपके पास रिमेनिंग है 48। सो 2 एसेस की प्रोबेबिलिटी बनती है 4C2 इंटू 48C3 डिवाइडेड बाई 52C5। 3 एसेस की प्रोबेबिलिटी बनती है 4C3 इंटू 48C2 डिवाइड बाई 52C5, एंड 4 एसेस 4C4 इंटू 48C1 डिवाइडेड बाई 52C5। सो यूँ हमने इसको कंप्यूट किया तो प्रोबेबिलिटी बनी बी की 0.04, और इंटरसेक्शन क्योंकि 3 एसेस होता है, एग्जैक्टली 3 एसेस, और 3 एसेस की प्रोबेबिलिटी भी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4C3 इंटू 48C2 डिवाइड बाई 52C5। सो आंसर इज 0.001736। अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, दिस इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये दोनों हमने फाइंड आउट कर ली है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी और बी की प्रोबेबिलिटी भी। सो इसकी हमने जब रेशियो कैलकुलेट की तो वो हमें मिली 0.0416। सो दिस इज द आंसर। जी क्लियर है बेटा? यस ओके, तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करने हैं। एग्जांपल नंबर 4, इसको भी आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एग्जांपल ये आई थिंक टोटल एग्जांपल्स आपके पास 11 to 12 हैं शायद, मैं चेक करता हूँ। तो ये आपके पास टोटल एग्जांपल्स हैं 14। तो 14 जो हैं यहाँ तक हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनको एक्सप्लेन करना है। और आपको टास्क ये दे रहा हूँ कि ये जो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं उनको आपने ट्राई करनी है, दोबारा इनको समझना है, और 3 एग्जांपल्स हैं।
तो 14 टोटल हैं आपके पास। रिमेनिंग जो 11 एग्जांपल्स हैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे, उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं इंशाल्लाह। और आप तब तक ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इनके फार्मूलाज, इनकी डेफिनेशन, इनका कंसेप्ट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, वो अपने अच्छी तरह से इसको लर्न कर लें। साथ साथ ये एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह आनी चाहिए, और जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं उनको अपने रीड आउट कर लेना है, उनको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है, ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर हम उसको लें तो वो समझना आसान हो। ठीक है, और कोई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़, एनी क्वेश्चन? ओके, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। ओके।